दोस्तों नमस्कार। चैनल रचना संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी नीड़। दोस्तों यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि यह कहानी उस समय की है जब टाइपिंग टाइपराइटर पर होती थी। सीमेंट खुले बाजार में नहीं मिलता था। लोग अपने मकान बनवाया करते थे। फ्लैट्स का प्रचलन नहीं था तब। तो आइए सुनते हैं कहानी नीड़। बड़ी तमन्ना थी किशोर बाबू की कि जिंदगी में अपना एक मकान बना लें। रेडियो पर जब जब वे स्वर सम्राट स्वर्गीय कुंदन लाल सहगल का स्वर सुनते, एक बंगला बने न्यारा, उनकी कल्पना में एक सजा संवरा न्यारा प्यारा बंगला साकार उठता, जिसके मालिक वे स्वयं होते, जिसका कोना कोना बाल सूर्य की प्रथम किरण से ही प्रकाश में नहा उठता, जिसके लंबे चौड़े बगीचे में वे चहलकदमी करते और जिसके कमरे की खिड़की से वे चांद को निहारा करते। कितना रोमांचकारी था इस स्वप्न का साकार होना। अब भले ही मकान उनकी कल्पना सा सुंदर न था, पर था तो उनका अपना ही मकान। 3 कमरे, एक छोटा सा आंगन, किचन और बाथरूम। और उन्हें चाहिए भी क्या? 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी। उन्होंने तो यह मकान बनवा लिया, वरना कितने लोग खड़ा कर पाते हैं एक कमरा भी। किशोर बाबू समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे जहां माह की 20वीं तिथि के बाद ही अगले माह की पहली तारीख की राह देखने जाने लगती है। नौकरी के मामले में भाग्यशाली रहे किशोर बाबू। पढ़ाई लिखाई में बस यूं ही थे, जैसे तैसे बीए कर लिया था। टाइप और शॉर्ट हैंड भी सीख लिया था। कुछ दे दिलाकर हाथ पैर जोड़कर पा गए क्लर्की। इधर नौकरी मिली, उधर माँ बाप ने जकड़ दिया शादी के बंधन में। शादी हुई तो बच्चे भी आ गए। पहले तो घर का खर्च किसी प्रकार चल जाता था, किंतु अब गाड़ी नहीं खींच पा रही थी। बोझ कम करना तो संभव था नहीं। सोचा कुछ ऊर्जा और दी जाए। जोड़ तोड़ करके एक टाइपराइटर खरीद लाए। अब ऑफिस जाने के पहले और ऑफिस से आने के बाद देर रात तक टाइप करते बैठे रहते। पर आय में यह वृद्धि प्रतिदिन सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती महंगाई में पर्याप्त नहीं थी। तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा मकान के किराए के रूप में निकल जाता था। ऊपर से मकान मालिक की चकचक। किशोर बाबू ने सोचा क्यों ना अपना मकान बनवा लें। किराया भी बचेगा और मकान मालिक की रोज रोज की घुड़कियों से भी मुक्ति मिलेगी। पर इतना आसान तो नहीं था मकान बनवाना। फिर भी किशोर बाबू ने हौसला किया। जमीन की तलाश की। शहर से दूर सस्ती जमीन पा गए। यहाँ सड़क नहीं थी, बिजली भी नहीं थी। बड़े आशावादी थे किशोर बाबू। सोचा आज ना सही, कल तो सड़क बनेगी ही, बिजली के बल्ब जगमगाएंगे ही। सो जमीन खरीद ली। जमीन तो खरीदी गई पत्नी के जेवर बेचकर और कुछ और पैसे जुटाकर। अब उस पर मकान कैसे खड़ा हो? हाउस लोन के लिए आवेदन किया। इधर किशोर बाबू बेताब हो रहे थे पैसों के लिए, उधर सरकारी कार्यालयों की मंथर गति से कार्य हो रहा था। बड़ी दौड़ धूप की तो दे दिलाकर बड़ी मुश्किल से लगभग साल भर बाद मिला पैसा। इस बीच मकान के ना जाने कितने नक्शे बने और बिगड़े। अक्सर किशोर बाबू शाम को ऑफिस से लौटकर एक कागज और कलम लेकर बैठ जाते। आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हुए कहते, देखो भाई, ये रहा 10 फीट चौड़ा और मकान की चौड़ाई के जितना लंबा लॉन। लॉन होना तो जरूरी है घर में। चहकते हुए वो बोलते जाते, पेड़ पौधे लगाओ, हरियाली रहती है।
शुद्ध ताजी हवा मिलती है। पत्नी उनकी बात का समर्थन करते हुए बोलती, हाँ सो तो है ही। और देखो जी, मेरे लिए एक छोटा सा पूजा घर भी होना चाहिए। अरे माँ, भगवान के रहने के लिए तो बहुत से मंदिर हैं। तुम एक कमरा पूजा के लिए रखोगी तो हो चुका। कौन बहुत बड़ा प्लॉट है? बेटा राजू अपनी समझदारी प्रकट करता। उसकी बातचीत बीच में ही काटकर बेटी गुड्डी पढ़ने के कमरे की आवश्यकता पर जोर देने लगती। समय बीतते देर नहीं लगती। किशोर बाबू को लोन मिला तो उन्होंने तुरंत नींव पूजन करवाकर काम शुरू करवा दिया। ईंटें गिर गईं, बालू भी मिल गया। अब गाड़ी अटकी सीमेंट पर। अथक प्रयत्नों के बाद कुछ बोरी सीमेंट परमिट से मिली, कुछ ब्लैक से। मकान बनने लगा। जैसे जैसे मकान की दीवारें उठ रही थीं, किशोर बाबू का सिर गर्व से ऊंचा होता जाता था। लगातार भाग दौड़ से क्लांत चेहरे पर भी खुशी छलकी पड़ती थी। किशोर बाबू ने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी भी ले ली थी। कभी उन्हें लगता खिड़की कुछ ऊंची होनी चाहिए थी, तो कभी लगता कि टांग कुछ कम चौड़े होने चाहिए थे। दिन भर मजदूरों के साथ लगे रहते। रात में बैठकर दिन भर का पैसे रुपए का हिसाब करते। पत्नी साथ होती। कुछ तो अनुभव की कमी और कुछ बढ़ी हुई कीमतों ने उनका बजट गड़बड़ा दिया। फलस्वरूप मकान की दीवारें तो खड़ी हो गईं, किंतु छत बनवाने के लिए पैसे ही नहीं बचे। किशोर बाबू का उत्साह फीका पड़ गया। इतने दिनों के श्रम का प्रभाव स्वास्थ्य पर नजर आने लगा। मकान बनने की शुरुआत से ही किशोर बाबू के परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। कभी दाल रोटी खा लेते तो कभी सूखा चावल नमक से खाते। पत्नी की धोतियों में पैबंद लगने लगे थे। उस दीपावली को तो किशोर बाबू का हृदय कचोट उठा था। सभी बच्चे पटाखे फुलझड़ियां छुड़ा रहे थे, किंतु उनके बच्चे बड़े बूढ़ों की भांति घरौंदे के पास बैठे दूसरों को पटाखे छुड़ाते देख रहे थे। बड़ी मुश्किल से किशोर बाबू थोड़ा खील बताशा ला पाए थे। घरौंदे में रखने के लिए खिलौने तक नहीं जुटा पाए थे वे। फिर भी किसी बच्चे ने कोई जिद नहीं की थी। उन्हें लगा था कि असमय ही उन्होंने बच्चों का बचपना उनसे छीन लिया है। इससे तो यही ठीक था कि वे मकान ना बनवाते। ऐसे क्षणों में पत्नी उन्हें सहारा देती थी। इस वक्त भी उन्होंने ही राह सुझाई। बोली, क्यों ना हम गांव के खेत बेच दें? बटाई पर हैं, कुछ भी तो नहीं मिलता। चौंक पड़े किशोर बाबू। गांव की जमीन बेच दें? लेकिन कैसे कर सकेंगे वे ये? जमीन बेचने का मतलब है अपनी जन्मभूमि से नाता तोड़ना। नहीं नहीं, उनसे यह नहीं होगा। आज जब जमीन बेचने की बात उठी तो किशोर बाबू को महसूस हुआ कि कैसे वे एक अदृश्य डोर से बंधे हुए थे अपने गांव घर से। भले ही अब वे वहां नहीं रहते थे, पर मोह तो था ही। लेकिन जीवन की गाड़ी भावुकता के पहियों पर तो आगे बढ़ने से रही। सो उन्होंने समस्या के व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए हृदय पर पत्थर रखकर जमीन बेच दी। पत्नी ने भी धीरज बंधाया। एक जगह की जायदाद बेचकर दूसरी जगह ही तो लगा रहे हो। किशोर बाबू ने भी संतोष कर लिया। सोचा, ऐसे ही तो लोग कहीं के बाशिंदे हो जाते हैं। अब क्या उनके पुरखे भी उसी गांव के रहने वाले थे? कहीं से आकर ही तो बसे होंगे वहां, और फिर जहां रहने लगो वही अपना हो जाता है। जिस दिन मकान पर छत की स्लैब पड़ी, किशोर बाबू की खुशी का पारावार न रहा। मजदूरों को लड्डू बांटे। ऐसा मौका रोज रोज थोड़े ही आता है। कुछ दिनों में खिड़की दरवाजे भी लग गए। शुभ समय देखकर किशोर बाबू ने गृह प्रवेश किया। धूमधाम से तो नहीं कर सके गृह प्रवेश, फिर भी सत्यनारायण की कथा सुनी थी। खास परिचयों तो रिश्तेदारों को खाना भी खिलाया था।
समाज में रहना है तो कुछ तो करना ही पड़ता है। शुभ समय देखकर किशोर बाबू ने गृह प्रवेश किया। धूमधाम से तो नहीं कर सके गृह प्रवेश, फिर भी सत्यनारायण की कथा सुनी थी, खास परिचितों रिश्तेदारों को खाना भी खिलाया था। समाज में रहना है तो कुछ तो करना ही पड़ता है। किशोर बाबू को अपना यह घर स्वर्ग लगता। हालांकि अभी फर्श कच्चा ही था, दीवारों पर प्लास्टर भी नहीं हुआ था। पर क्या हुआ, अपना घर अपना ही होता है। ऑफिस में अब वे सिर ऊंचा करके चलने लगे थे। उनके मित्र भी तो उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। सभी का तो वही हाल था, किसी प्रकार दाल रोटी का जुगाड़ कर पा रहे थे। उन्हीं की श्रेणी के किशोर बाबू ने अपना मकान बनवा लिया तो निश्चय ही यह किशोर बाबू के लिए गर्व और साथियों के लिए ईर्ष्या की बात थी। अभावों में भी किशोर बाबू के दिन हंसी खुशी बीतने लगे। थे भी वे बड़े हंसमुख स्वभाव के। साथियों में अपनी खुशमिजाजी के कारण लोकप्रिय भी थे। किसी प्रकार थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा होता तो कभी किसी कमरे में प्लास्टर करवाते तो कभी फर्श बनवाते। इसी सब में 3-4 वर्ष कैसे गुजर गए कि उन्हें पता ही न लगा। मकान को कैसे जल्दी से जल्दी पूरा कर लें, इसी फिक्र में लगे रहते। एक दिन पत्नी बोली, सुनते हो, तुम्हें तो अपने घर मकान के सिवा और कुछ सोचता ही नहीं है। बेटी बड़ी हो गई है, क्या जन्म भर उसे घर में ही बैठाए रखोगे? सचमुच इस ओर तो किशोर बाबू ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। बेटी के हाथ तो पीले करने ही हैं। बोले, क्यों फिक्र करती हो, अपनी गुड्डी इस वर्ष एमए पास कर लेगी। देखने सुनने में अच्छी है, घर के कामों में निपुण है, विनम्र है। फिर हमें कोई इंजीनियर या डॉक्टर तो चाहिए नहीं। अपनी हैसियत के अनुसार विवाह करेंगे। कहने को तो कह गए किशोर बाबू, पर क्या सहज था कन्या के लिए वर जुटाना? जब वे लड़कों की तलाश में निकले तो उन्हें लगा कि पत्नी से कहे उनके शब्द कितने खोखले थे। लड़कों की कमी तो नहीं थी, किंतु उनकी कीमत चुका पाना किशोर बाबू के वश की बात नहीं थी। फिर कभी बेटी की आंखों पर चढ़ा चश्मा आड़े आ जाता तो कभी वर पक्ष को उनकी बेटी में अपेक्षित स्मार्टनेस नजर नहीं आती थी। कितनी ही बार तो उनकी बेटी नापसंद की जा चुकी थी। उस दिन हिचकियों के बीच गुड्डी माँ से कह रही थी, माँ, क्या जरूरी है सबका विवाह हो ही? मुझसे नहीं देखा जाता पिताजी का यह दुख। और माँ, मैं भी इंसान हूँ, शोकेस में सजी गुड़िया नहीं कि लोग मुझे हर दृष्टि से जांचें परखें और पसंद न आने पर किसी दूसरे शोकेस पर अपनी दृष्टि केंद्रित कर लें। मैं और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ। आगे के स्वर आंसुओं में डूब गए थे। किशोर बाबू का हृदय चीत्कार कर उठा। नारी प्रगति के सभी आयाम उन्हें झूठे नजर आने लगे। क्या कमी थी उनकी गुड्डी में? क्या उसकी योग्यताओं का कोई मूल्य नहीं था? क्या स्त्री होना ही उसकी सबसे बड़ी अयोग्यता थी? क्या इस तरह समाज उनकी बेटी को घुट घुट कर मरने को मजबूर नहीं कर रहा था? कैसी तो हो गई थी गुड्डी, जैसे महीनों की बीमार हो, ना ठीक से खाना ना पीना। नहीं, वह अपनी गुड्डी को बचाएंगे किसी भी कीमत पर। एक दिन वे बड़े प्रसन्न मन घर आए। आते ही बोले, अजी सुनती हो, शादी की तैयारियां करो, राम बाबू तैयार हो गए हैं, इसी लगन में शादी करनी होगी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। किशोर बाबू ने फंड से भी कुछ पैसे निकाल लिए। खुशी खुशी विवाह की तैयारियां होने लगीं। किंतु पत्नी की अनुभवी आंखें किशोर बाबू की वेदना भांप गईं। एक दिन बोली, देखती हूं तुम इस विवाह से बहुत प्रसन्न नहीं लगते हो। जैसे किशोर बाबू के मन का चोर पकड़ लिया गया हो। पर हंसते हुए बोले, बीवी हो ना, ऐसे ही चिंता करती हो। अरे भाई, बेटी के ब्याह की खुशी है तो उससे विलग होने का दुख भी तो है। पत्नी की आंखें भर आईं। समझ गईं कि किशोर बाबू उनसे कुछ छिपा रहे हैं।
किंतु इस वक्त उन्होंने उन्हें परेशान करना उचित नहीं समझा। बाजे गाजों के शोर में एक दिन गुड्डी विदा हो गई। 2-3 दिन में जब मेहमान चले गए तो किशोर बाबू पत्नी को एक मकान में ले गए। एक सकरी गली में था वह मकान। 2 कमरे थे, ना रोशनी ना हवा। पत्नी समझ ना पाई कि आखिर किशोर बाबू यह मकान क्यों दिखा रहे हैं उन्हें। बोली, लेकिन इस मकान से हमें क्या लेना देना है। एक सूखी हंसी हंसे किशोर बाबू। नहीं गुड्डी की माँ, अब तो यहीं रहना है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप, क्या हो गया है आपको। पत्नी ने पूछा तो कुछ नहीं कहते कहते किशोर बाबू निढाल होकर रास्ते में ही बैठ गए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलिए घर चलकर आराम कीजिए। अब वह घर अपना नहीं रहा गुड्डी की माँ, उसे तो मैंने सुरेश के नाम कर दिया है। हाँ हाँ, अपने दामाद सुरेश के नाम। इसी शर्त पर तो विवाह हुआ है गुड्डी का। एक सन्नाटा सा खिंच गया उनके और पत्नी के बीच। अब किशोर बाबू अपने परिवार के साथ उसी गली वाले मकान में रहते हैं। उनकी कमर थोड़ा झुक गई है, आंखें गड्ढों में धंस गई हैं। ऑफिस वे अब भी जाते हैं, किंतु अब उनके छत फाड़ू ठहाके सुनाई नहीं देते। रात में सोते सोते अक्सर ही वे उठ बैठते हैं। उनका दम घुटने लगता है कमरे में। गली में आकर टहलने लगते हैं वे। अक्सर उन्हें एक सपना आता है। वे देखते हैं कि एक चिड़िया बड़े मनोयोग से अपना घोंसला बना रही है। तिनका तिनका इकट्ठा कर बड़ी मुश्किल से वह घोंसला बनाती है। तभी किसी बाज की नज़र घोंसले पर पड़ती है। वह झपट्टा मारकर उसे ले उड़ता है। चिड़िया घोंसले से लटकी रहती है, किंतु बाज उसे मार मार कर घायल कर देता है। बेजान सी चिड़िया गिरने लगती है। उसके अंडे घोंसले से गिरकर टूट जाते हैं। तभी किशोर बाबू की नींद खुल जाती है। पसीने से तर होते हैं वे उस वक्त। पत्नी पूछती हैं कि क्या हुआ, तो बड़ी मुश्किल से कह पाते हैं, कुछ नहीं, जरा पानी तो देना। स्वर्गीय सहगल का गाया गीत एक बंगला बने न्यारा अब भी सुनाई पड़ता है, किंतु अब किशोर बाबू गीत नहीं सुन पाते हैं। वे रेडियो बंद कर देते हैं। तो यह थी मेरी कहानी नीड़। आशा है पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।